सिलसिला। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता अच्युत पोद्दार और उनकी सुपुत्री अनुराधा से। इनसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। पिया बोले क्या ये बोले जानू ना। जुबी डूबी पंपारा जुबी डूबी परम्पा। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्वागत कर रहे हैं अच्युत पोद्दार जी का, जिनकी कामों की बहुत लंबी फहरिस्त है। इतनी विविधता है कि जितनी भी बात की जाए कम है। 125 लगभग हिंदी फिल्मों में काम किया है, मराठी फिल्म में भी काम किया है, बहुत सारे धारावाहिक में काम किया है, मराठी धारावाहिकों में काम किया है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत जिंदगी की बात करें एक अभिनेता के अलावा, तो आपने सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं, शिक्षक रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी काम किया है। बाकी दोस्तों, हम आपका समय ज्यादा नहीं लेते हैं। जब अच्युत पोद्दार जी स्वयं अपनी बेटी अनुराधा के साथ हैं, तो क्यों ना इनका स्वागत किया जाए और इन्हीं से पूछा जाए कि इनकी उपलब्धियां क्या हैं और क्या क्या यादें हैं। अच्युत पोद्दार जी, ससम्मान आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप आए, हम इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा जब हम स्क्रीन पर देखते हैं, वो इस समय भी दोस्तों हम आपको बता दें कि वैसा ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अनुराधा जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। तो शुरुआत कहाँ से की जाए दोस्तों? आपको याद दिला दें, फिल्म रंगीला, जी हाँ, उर्मिला मातोंडकर के पिताजी मिस्टर जोशी। इसी के संग संग आपने देखा होगा दबंग 2 में, फरारी की सवारी, 3 इडियट्स और तमाम फिल्में हैं, तेजाब, शिकारी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, आक्रोश, इसी के संग अर्धसत्य जैसी बहुत मील का पत्थर जो साबित हुई ऐसी भी फिल्में, और बहुत सारी मजाहिया फिल्मों में भी आपने काम किया है, मनोरंजक फिल्में भी आपके नाम हैं, और धारावाहिकों में आपको याद दिला दें CID। तो चलिए शुरुआत कहाँ से करें पोद्दार जी? सर, आपकी ये अभिनय की शुरुआत कहाँ से हुई? अभिनय की शुरुआत कहने से पहले अभिनय में इंटरेस्ट कहाँ पैदा हुआ जी, यहाँ से शुरू करते हैं। जरूर। तो तब मैं कोई 10-12 साल का था, इंदौर में जी। और मराठी नाट्य महोत्सव, शताब्दी नाट्य महोत्सव हुआ था। अच्छा। 100 साल मराठी थिएटर के पूरे हुए। तो 7-8 दिन रोज नाटक देखने मिले जी। उसमें आचार्य अत्रे भी आए थे। मेरे बहनों भी उसमें इम्पोर्टेंट रोल करते थे। तो वो रोज नाटक देखने की वजह से ऐसा लगा कि अपने को भी नाटक में कुछ काम करना चाहिए। अच्छा। बस वो बात वहीं खत्म हो गई। अच्छा। उसके बाद एक समय आया जब हमने सोचा हम भी नाटक करेंगे। अच्छा। तो नाटक चुना सिमगढ़ जी, सिमगढ़, जिसमें मराठी के जाने माने गायक अरुण दाते, जो अब नहीं रहे जी, वो हीरो थे और मैं विलन था। वो हीरो थे और मैं विलन था। तो मतलब पहला नाटक और आप विलेन बने? हाँ, उदय भानु। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आज तक पहला डायलॉग याद है। अच्छा। जरूर सुनेंगे। शिवाजी मुंगली मुलखात मुसंडे मारून मुंगल सरदारांना रस्त्यावरून सोडणाऱ्या त्या शिवाजीच्या पुंडईला आळा घालण्यासाठी औरंगजेबाने माझी नेमणूक केली आणि हा छुआ। क्या बात है, क्या बात है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आश्चर्य ये लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आश्चर्य तो नहीं कहना चाहिए, ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है कि आपको पहला संवाद याद है पहले नाटक का। यहाँ पर अगर हम आपके जन्म की बात करें तो हम जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि कब आपका जन्म हुआ और कहाँ पर हुआ? जन्म सन 1934 में जबलपुर में हुआ। क्या बात है। वहाँ मेरे पिताजी रेलवे में, उनके रिटायरमेंट के 2-4 साल बाकी थे जी। तो 1934 में जन्म हुआ। और बाद में उनके रिटायरमेंट के बाद हम सेटल हुए इंदौर में। अच्छा। तकरीबन 39 की बात होगी। अच्छा। या 40 की। तो फिर आप इंदौर में सेटल हो गए? क्योंकि उस वक्त उस पूरे इलाके में एक प्रगतिशील संस्थान या राज्य कहा जाता था अहिल्या देवी का इंदौर। जी जी, बिल्कुल, ये बात तो है। फिर ये आपके अभिनय का जो है दौर, अभिनय का वहाँ वो जो सिमगढ़ नाटक किया जी, उसके वो आपने कहाँ किया था? वो हमने अपने मोहल्ले में ही 2-4 मोहल्ले के लड़के मिलके जी किया था।
और उसके 4 शो हुए थे, 4 घरों में एक शो हुआ था। अच्छा, घरों में? हाँ, हम लोगों के घरों में 4 घरों में हाँ। एक करके 4 शो हुए। बाद में वही नाटक आगे चल के पूरे गणेशोत्सव में हुआ, तो इंदौर के 10-12 जगहों पे हर जगह रोज रात को एक शो होता अच्छा, मतलब गणेश उत्सव में फिर इसको लोगों ने बुलाया? गणेशोत्सव में हर दिन एक, और उसका हमारे चार्जेस होते थे ग्रुप के 10 रुपए। अच्छा, पूरे ग्रुप के। अच्छा। और टांगा किराया 2 रुपए आने जाने का। अच्छा, तांगे का किराया? टांगे सामान जाते थे ना, हाँ, हाँ। मेकअप, लाइटिंग, उसके 2 रुपए और 10 रुपए का ये। उसके अंदर हम रात को बैठ के आते वक्त दूध पीते थे 2-2 गिलास। वाह, उतने में दूध भी पी लेते थे? सारा ने गिलास दूध था गर्मा गर्म। क्या बात है, मतलब हम किस दुनिया में पहुंच गए? ये 1947-48 की बात है। मतलब रुपए का 2 शेर दूध मिलता था। वाह, क्या बात है, मतलब क्या रईसी थी कहना चाहिए। 10 रुपए में आप लोग जाके मंचन करते थे, प्रस्तुति देते थे, और उसके संग सामान का भी पैसा मिलता था 2 रुपए। उसके बाद पूरा मजा लेते थे, खा पी के, दूध पी के गरम। वाह, मतलब लगता है मुझे कि जो चेहरे पर आपके तेजी जो है और कांति है वो उसी दूध की है। तो पहली बार जब आपने मंच पर किया, ये घरों में कर रहे थे तब तक तो ठीक था, मंच पर किया तब कैसा लगा आपको? मंच पर पहली बार जब किया जी, तो आप समझ लीजिए तब तक हम मुंबई पहुंच चुके थे। हाँ हाँ, अच्छा। और वहाँ कैसी भनक पड़ी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन में हम नौकरी में थे जी। कैसी भनक पड़ी कि एक दिन एक सुलभा देशपांडे का भाई, एक्ट्रेस सुलभा देशपांडे का भाई मेरे कमरे में आया, मेरे केबिन में, कहा आप नाटकों में दिलचस्पी रखते हैं? अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों? कहले सत्यदेव दुबे ने आपको याद किया। ओ, मैंने नाम सिर्फ सुना था जी, क्या बात है। तो शाम को ये वहां पहुंचे। पहला नाटक बगला घोड़ा, बादल सरकार का बगला घोड़ा। जाते से ही दुबे जी ने पहले ही दिन, वो नाटक हिंदी में हो चुका था और अब मराठी में होने जा रहा था जी। जाते ही दिन उन्होंने एक एक्टर को चेंज करके मुझे उसकी जगह रख दिया। मेरा पहला दुश्मन पैदा हुआ। ओहो, मुंबई में? जिसने हिंदी में किया था जी, उसको मराठी में मुझे रोल नहीं दिया, वो मुझे दिया। आपको? इनकी आवाज अच्छी है। अच्छा। इनकी आवाज अच्छी है, इनकी पर्सनैलिटी इस रोल के लिए बहुत अच्छी है। वहां से पगला घोड़ा नाटक और वो मेरा पहला नाटक हुआ जी, थिएटर में, मुंबई के थिएटर में। वाह, क्या बात है, खूब तालियां मिली होंगी। हाँ, वहाँ उस वक्त जो था वो कमर्शियल थिएटर नहीं था जी। अच्छा। हमें कोई नाइट वगैरह नहीं मिलती थी। अच्छा। अपने खर्चे से, हाँ, घर से थिएटर जाना, थिएटर से वहाँ, थिएटर में चाय मिल जाती थी। अच्छा। इंटरवल में, उसी में खुश बस। नाटक पैसा कमाने के लिए नहीं था, नाट्य शास्त्र का अभ्यास करने के लिए था। वाह, अभ्यास करने के लिए था दोस्तों। और ये आप जैसी जो पीढ़ी के लोग हैं, आपकी पीढ़ी के लोग उसको कहते हैं कि हमारे अभ्यास के लिए था। आज हम कहते हैं कि हमने सेवा की। ये बहुत बड़ी बात है कि जो आप कहते हैं कि आपको बहुत कुछ मिल रहा था, ये कला के प्रति आपका सम्मान, समर्पण वो सामने दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अपने आप में हम कह सकते हैं कि आप लोग चलते फिरते एक इंस्टीट्यूशन है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से जब बातें होती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत। फिर उसके बाद कैसे सिलसिला चला? फिर ये हुआ कि सत्यदेव दुबे के साथ में फिर अमोल पालेकर उनके असिस्टेंट थे जी। फिर उनके एसोसिएट थे सुलभा देशपांडे, उनके पति अरविंद देशपांडे जी, रोहिणी जी के पति जयदेव अत्तंगड़ी, रोहिणी हत्तंगड़ी जी के पति जयदेव अत्तंगड़ी। क्या बात। उसके बाद श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, इन सभी से संपर्क होते गया जी। और एक दिन ऐसा आया कि सुलभा जी का अच्युत एक रोल है मराठी सीरियल में, करोगे? मैं कहा बिल्कुल करेंगे। अच्छा। तो जाके सबसे पहला रोल एक मराठी सीरियल में किया था। वो मराठी का सीरियल का मेरा पहला रोल था जो सुलभा जी ने मुझे दिलवाया था। क्या बात है। मतलब इतने दिग्गज कलाकारों के आप नाम ले रहे हैं, यूं कहें कि आप खुद बहुत बड़े कलाकार हैं। हमारे सुलभा जी ने मुझे पहली हिंदी फिल्म भी दिलवाई थी। अच्छा, रामनगरी, कांतिलाल राठौड़ की, जिसके हीरो थे अमोल पालेकर और हीरोइन थी बहुत अच्छी एक्ट्रेस सुहासिनी मुले। सुहासिनी मुले जी, हाँ। जी, क्या बात। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी
अंधकार है मेरे मन में क्यों अंधकार है मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे तेरे मन में क्यों अंधकार है मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ पहली हिंदी फिल्म और पहली मराठी सीरियल दोनों सिलवाई की वजह से हुआ। उसके बाद तो क्या है, चल पड़ी गाड़ी जी। शशि कपूर वगैरह पृथ्वी तल में फ्रंट लाइन में बैठते थे जी। नाटक में क्लोज थिएटर था वो जी, अभी भी है। हाँ, थिएटर। हाँ। तो उन्होंने देखा और बुलाते रहे, मुझे किसी से जाके नहीं कहना पड़ा कि मेरे लिए कोई रोल है क्या और मेरा फोटो मेरा है ही नहीं, फोटोग्राफ का वो जो होता है। अच्छा, आपके पास एल्बम नहीं है? एल्बम नहीं है, फोटो सेशन नहीं हुआ। लोग बुलाते रहे हाँ। और मैं जाता रहा। इधर कंपनी में लोगों ने कहा या जो तुम ये कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन यू आर वर्किंग इन ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये पैरेलल एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हो जी। उस वक्त आज जैसा नहीं था, आज क्रिकेट हुआ, कबड्डी हुआ, इन खेलों में कंपनी लोगों को लेती है प्लेयर को और उनको जाने देती है फुल पे, पूरा पे सुविधा देती है। उस वक्त वो नहीं था जी। तो फिर मैंने मैनेजर के पास में एप्लीकेशन लिखी जी। मैनेजर के पास आपने पत्र? मैनेजिंग डायरेक्टर के पास। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सीधे मैं पब्लिक रिलेशंस में था। अच्छा। तो आवर डिपार्टमेंट यूज्ड टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू एमडी। उसका एडवांटेज लेते हुए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई कि मैं बचपन से ही नाटक का शौकीन रहा हूँ और यहाँ आने के बाद मुंबई में मुझे काफी बड़ा क्षेत्र मिल गया है और काफी अच्छे चांसेस है जी। मैं आपको विश्वास दे जाता हूँ कि कंपनी की नौकरी या काम को बाधा न पहुँचाते हुए जी मैं काम करूंगा, मुझे इजाजत दी जाए। अच्छा। उन्होंने साइन कर दिया। क्या बात है। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट। उसके बाद कोई हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं जी, आज तक पता नहीं। लेकिन ये आपने वाकई अच्छा है और सही बात है कि जो सिंसियर होता है वो सब जगह होता है। आपने जाहिर है कि कंपनी के भी कार्य आर्मी का बैकग्राउंड था ना। अच्छा। आप अनुशासन में रहना पसंद? अनुशासन में रहना जी। को कोई कह दे ये ऐसा तो कोई उंगली ना उठा दे जी। क्या बात है। आर्मी का अपना एक आपका अलग अनुभव है जिंदगी का। आर्मी में जी तो ये था जनरल कैंडिडेट हमारे एक शो में आए थे, एक ही शो हुआ था। अच्छा। 1966 में जिसमें हम हीरो बने थे। अच्छा। इतना पसंद आया उन लोगों को नाटक, सब ऑडियंस को जी। उसके बाद में ब्रिगेडियर मेजर जनरल वगैरह से मुझसे मिलते थे। मैं लेफ्टिनेंट था, कैप्टन था, मुझे हीरो ही कहते थे। अच्छा। हेलो हीरो, हाउ आर यू। इतना एम्बैरेसिंग लगता था रियली जी। बॉस आपको कह रहा था, कहीं ना कहीं मजा भी आता था। क्या बात है। लेकिन जाहिर है जैसा आपने कहा कि सेना का जो अनुशासन है वो आपको आगे तक काम आया और आप उस पर बने भी रहे। पब्लिक सेक्टर में काम करते हुए भी आपने एक्टिंग की। फिर सुलभा जी ने आपको काम दिलाया। फिर उसके बाद आगे कैसे आपने बताया कि लोग मिलते चले गए, आपकी एक्टिंग देखते चले गए। तो जाहिर है कि एक के बाद एक मिलते। और 5 डे वीक था ना जी, मंडे टू फ्राइडे जी। तो सैटरडे संडे फ्री था। तो मैं लोगों को कहता था, मैं कोई बहुत बड़े लोग तो करता नहीं था जी। तो मैंने कहता था भाई मेरी शूटिंग के सैटरडे संडे को रखो। अच्छा। तो मुझे छुट्टियां भी नहीं लेनी पड़ती थी। हाँ, क्या और किसी दिन डबिंग को 11 बजे अगर लेट जाओ जी, तो मैं कभी ऐसा नहीं करता था कि लेट पहुंचे चलता है, जाके हाफ डे लीव मारता था। अच्छा, मतलब छुट्टी लेते थे ठीक से। तो नीचे स्टाफ के लोग
ये 9:30 को बजाय 11 बजे ऑफिसर हर्ष गया है, लेकिन मैं 11 अगर बज गए तो हाफ डे लीव आता था। सुबह 11 बजे ही आप हाफ डे लीव ले लेते हाफ डे थे? लीव लेता था, ताकि लोगों के ऊपर ये ना इम्प्रेशन को ये अनड्यू एडवांटेज ले रहा है अपनी पोजीशन का और अपनी परमिशन। क्या बात है, ये तो भाई वाकई सैल्यूट करने वाली बात है और हम सबके लिए सीखने वाली बात है। अनुराधा जी हमारे साथ हैं। अनुराधा जी ये बताइए कि पिताजी का जो ये डिसिप्लिन है और ये एक्टिंग है, वो सब आप लोग किस तरह से लेती हैं? एक्टिंग के बारे में क्या लगता है, जब जाते थे तो आप लोगों को कितना पता रहता था और कितना अच्छा लगता था? पापा की एक आदत थी, वो कभी अभी तक उन्होंने कभी खुद की मार्केटिंग नहीं की किसी को, तो वैसे ही घर में भी नहीं की। अच्छा। तो हमें पता ही नहीं होता था कि, हमें ये पता होता था कि पापा का नाटक है, पापा फिल्म शूट करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता था कि वो घर आके बताते थे आज तो मैंने इसके साथ ये काम किया, या इतने बड़े शशि स्टार के कपूर देखने आए साथ, या थे। इतने बड़े बड़े नामों के साथ इन्होंने काम किया। लेकिन घर पे तो नॉर्मल पापा ही थे और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, जैसे आर्मी जी। आपने अभी बात की उनसे, तो हमें भी बहुत डिसिप्लिन में उन्होंने रेज किया है। जी। सब चीज बिल्कुल परफेक्शन में होनी चाहिए। तो हम अपनी एजुकेशन में ज्यादा बिजी होते थे, साइलेंटली देखते थे कि हाँ, लेकिन अब लास्ट फ्यू इयर्स में हमें रियलाइज हुआ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतना सारा काम किया बहुत है। ज्यादा। लेकिन हम लोग घर वाले तो बिल्कुल मतलब उनकी सिंप्लिसिटी हमारे में भी उतनी ही आई, उतनी ही आई है। हम भी किसी को नहीं बताते थे कि हमारे पापा इसमें काम कर रहे हैं, उसमें। जी। कभी कभी स्कूल में लोग बोलते थे अरे आपके डैडी को उसमें देखा, उसमें देखा। तो ऐसे नहीं है कि वो छुपाते थे, उनकी आदत ही नहीं है, वो ज्यादा बताते नहीं है। मतलब ही इज जस्ट सेटिस्फाइड विद व्हाट ही डज, ही इज अ क्या बात वेरी है। सिंपल पर्सन। ऐसा कैसे आप कर लेते थे इतने बड़े बड़े काम? और सुलभा देश पांडे जी, अमोल पालेकर जी, गोविंद विजया मेहता जी, बताइए। और आपने गोविंद निहलानी जी की बात की, इन लोगों के संग काम करने के बाद कैसे इन सब चीजों को आप पचा लेते थे? मतलब बताते क्यों नहीं थे ऐसे खुल के, मैंने ये किया, मैंने वो किया? नहीं, कुछ घर का वातावरण, घर में आने पर घर के हो जाते थे। हाँ। सिनेमा की बात घर पे नहीं, अच्छा। घर की बात सिनेमा में नहीं। चलिए, लेकिन घर की बात घर में रहने देते हैं और सिनेमा की बात सिनेमा में। हाँ। तो यहाँ पर एक गीत सुनना चाह रहे हैं हमारे श्रोता भी, तो किस फिल्म का कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? आप चाहें तो हम श्रोताओं को सुनवा जरूर। अल्लाह तेरो नाम। क्या बात है, तो सुनते हैं ये गीत, अल्लाह तेरो नाम। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको
दोस्तों हमारे साथ हैं अच्युत पोद्दार जी। पारिवारिक बातें भी बहुत अच्छी हो रही हैं, जितना आपका अनुभव है, और उसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री का, मंच का, धारावाहिकों का, किस विधा की बात करें, सब कुछ आपने किया है और बखूबी उसको निभाया है, उसको जिया है। उसके संग संग आपने बहुत समाज सेवा की भी बात की है, कला के लिए बहुत समर्पित हैं और कला की सेवा भी करते हैं। हालांकि इसको मानते नहीं हैं, उपासक हैं आप अच्छे। और जैसा कि एक लंबा अनुभव है आपका, जब फिल्म होता है और मंच है, दोनों बहुत अलग विधा है, तो क्या दिक्कत और क्या आसानी लगती है आपको? मंच जो है ये बहुत मेहनत का काम है। हाँ, ये बात तो है। इसमें रीटेक नहीं होता जी। रीटेक जो आपको करना हो रिहर्सल्स के दिनों में कर लो, नाटक शुरू हुआ कि दिन नो रीटेक, जी, सीधे जाके आप बस पहुंचते हो। गलत करो या सही करो, मेहनत करनी पड़ती है जी। और रोल को जीना पड़ता है। जी। डॉक्टर लागू कहते थे बहुत ज्यादा जीना भी जरूर नहीं, फट से बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रिक ऑन लाइट ऑफ, की तरह ऑन ऑफ ऑन ऑफ जाना चाहिए। हम्म, कई लोगों को नट साम्राज्य से नाटक करके हार्ट अटैक्स आए थे, जी। हार्ट पेशेंट बन गए थे, कहीं को डेथ तक हो चुकी। डॉक्टर साहब कहते थे इतना सीरियस मत बनो, सीरियस बनने का भी एक्टिंग करो। श्री राम लागू जी कहते थे। हाँ, वो कितना बड़ा आदमी। बहुत। हाँ। तो वाकई ये बात तो सही है कि सीरियस भी होने की एक्टिंग करिए आप सिर्फ। लेकिन फिल्मों का मतलब कैजुअल ऐसा नहीं है जी। फिल्म में भी अगर आप दिलचस्पी लो हम्म, तो डायरेक्टर को पता चले कि इसको तो डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टर आपसे बहुत खुश हो जाता जी। है। उसे बुरा नहीं लगता है कि मुझे तो डायरेक्शन करने नहीं मिला है, तो सब हाँ। ठीक कर रहा है, ऐसा नहीं लगता है। उनका काम आसान हो जाता उनका है। काम आसान हो जाता है जी। और आपके प्रति उनकी श्रद्धा जो है वो बढ़ बढ़ जाती जाती है, जिसका आप ही को फायदा होता है। जी। हाँ, लेकिन काम जो है वो बहुत अच्छा हो तभी, अगर आप गलत करके क्या भी है, चाहें। मेरी अपनी स्वयं की धारणा है जी। ये, नॉट कोई भी एक्टर, लेकिन मेरे जैसा कोई भी एक्टर रोल तभी अच्छा कर सकता है जब वो रोल उसके इंटरेस्ट का हो। सिर्फ पैसा मिल रहा है इसलिए काम करना एक बात है, जी। और मजा आ रहा है चाहे पैसा न मिले वो अलग बात है। तो अगर आप मजा लेके अपना काम कर सकते हो जी। तो वो रोल अपने आप उभर के आता है, लोगों को पसंद आता है, आपको पसंद आता है, आपके घर वालों को पसंद आता है, अखबार वालों को पसंद आता है। तो यहाँ पर आप कौन से अपने रोल की बात करना चाहेंगे? वैसे तो आपके सारे जितने भी रोल हैं, जितनी भूमिकाएं हैं, सब में लगता है कि आप जी उठा है वो कैरेक्टर, लेकिन आपके लिए चॉइस तो होती नहीं है, आपको जो मिल गया वो करना है, तो फिर कहीं कहीं ऐसा लगा? इसमें मुझे अंगार फिल्म जी, याद जी। आती है। हाँ, हाँ। अंगार फिल्म में एक दिन ओम पुरी का फोन आया, जी। अच्युता मैं फिल्म कर रहे हैं अंगार, मैंने डायरेक्टर से बात की तुम्हारे लिए, जी। तो आके मिल लो। अच्छा। जाऊँ उसके पहले नाना पाटेकर का फोन, मैंने डायरेक्टर से बात कर ली तुम्हारे लिए, जी। जाके बात कर लो। अच्छा। गए वहां, डायरेक्टर ने मुझे देखते ही कहा ठीक है। अच्छा। अब वो रोल जो है लिखा ही नहीं था स्क्रिप्ट में। अच्छा। स्क्रिप्ट में वो रोल लिखा ही नहीं था, पूरा स्क्रिप्ट तैयार है, डायरेक्टर के दिमाग में रोल था, उसके बचपन में कोई अंकल थे वो वहां पेश करना चाहते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा देखो डायलॉग नहीं है, मैं आपको सीन बता दूंगा, अच्छा। डायलॉग आप ही को बोलने और आप ही को लिखने हैं, लिखने मीन्स बोलने हैं जी, पर पूरा तैयार करना है आपको। बाप रे, तो डायलॉग मैंने कैसे ले मालूम है? कैसे? नहीं तो मुझसे नहीं मिल सकता। अरे मैं उसका बाप हूँ, मेरा बेटा है, मैं उससे मिल नहीं सकता। अच्छा, उसी को रिपीट कर दिया बस थोड़ा सा अपना लगा के। हाँ। ये डायलॉग बन गया मेरा। नहीं आप उनसे नहीं मिल सकते। अरे क्यों नहीं मिल सकता? मैं उसका बाप हूँ, बेटा है मेरा वो, मिल नहीं सकता मैं उससे। सन्नाटा छा गया। घर पे टीचर आती है जी। अच्छा, स्कूल में चीटिंग और घर पे आके टीचिंग, इज इट? यानी पढ़ाती आप सिर्फ घर पे हो, स्कूल में तो ऐसे टालम टाल करती हो। जी। ये सब मैंने लिखे। अच्छा। और एक दिन शशिलाल नायर का फोन आया जी। कि अभी डबिंग चल रही है, हाँ। एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन द रोल्स। मुझे विश्वास ही नहीं होगा ऐसा क्या किया मैंने। क्या बात है। जब फिल्म देखी तो उस वक्त यह हालत थी कि फिल्म की इंटरवल में मैंने मुफ्त में देखने मिल जाती थी। जी। जो हो वो जग्गू 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 जग्गू, सारा हॉल चिल्लाता था। जी, क्या बात है। बदन पे कांटा खड़ा हो जाता। हाँ, मतलब पूरा चित्र सामने आ गया आप जैसा बता रहे हैं। क्या बात है। रात को 1:30-2 बजे बांद्रा में वो एक फंक्शन होता है माउंट मेरी फेस्टिवल से, रात को 1-1:30 बजे जाने वाले लोग जो गोर के चिल्ला देते अभी भी करते बांद्रा हैं। में,
अच्छा तो ग्रुप में वापस जाने वाले लोग रात को 1 बजे जो गूगल के चिल्ला रहे थे। इतना हो गया था। जी कभी कभी बस में ट्रैवल करता था, जी। बस में जैसे ही बैठो जो सही हमारे पास बैठी और सब टिकट हम निकालेंगे। अच्छा, आपका टिकट हम निकालेंगे। हाँ। जो बैठता था बगल में। बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी। जी तो दैट वाज अंगार। उसके बाद एक गिद्ध था, जी वो बहुत चली नहीं फिल्म, लेकिन उसका रोल बहुत अच्छा मिला था। जी अच्छा उसमें वो एक इंग्लिश रिव्यू क्रिटिक है, उन्होंने लिखा था गिद्ध फिल्म में अच्युत पोद्दार को देख के लगता है कि कोई भी जवान लड़की इनके आसपास भटकते हुए भी नहीं दिखेगी। इतना जबरदस्त रोल इतना था। जबरदस्त है। जी उसके बाद में अभी का 3 इडियट्स, जी उसमें तो पूछो मत। एक पहला लाफ्टर जो आता है फिल्म में, जी वो मेरे डायलॉग पे आता है, जी। कहना क्या चाहते हो। कहना क्या चाहते हो जी। उसमें पहला लाफ्टर आता है और वो इतना आउट हुआ। अभी भी आजकल अखबारों में जो आ रहा है न्यूज वगैरह का, इसलिए कि आप बड़े बड़े लीडर्स के साथ में मेरा बीच में आ जाता चेहरा है, लगाते हैं उसका। कहना क्या चाहते हो। जी बहुत ही बड़े बड़े ज्यादा लोग। पॉपुलर हो गया। जी हाँ, तो वायरल हो गया जिसको आज की वायरल भाषा हो में गया। कहते हैं, हाँ। है ना। तो यहाँ पर 3 इडियट्स का गाना सुनना चाहेंगे? गीत सुनते हैं फिर आगे चलते हैं। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज स्कॉलरशिप की पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं, अगरबत्तियां राख हो गई, गौर तो फिर भी दिखा नहीं। बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख घुसेगी या साला की माँ होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों
आंखों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल। हम बात कर रहे थे गिद्ध फिल्म की, तो उसमें आपने बताया अभी कि हाँ, वो गिद्ध वाज अ फिल्म, देवदासी सिस्टम जो चलती है कर्नाटका में, उसके ऊपर वो फिल्म बनी थी। इट वाज एन आर्ट फिल्म, वेरी वेल मेड, एंड उसमें पापा का रोल था वो क्लासिकल जमींदार, यू नो, जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो वो बहुत बढ़िया रोल था। इट वाज अ वेरी वेल मेड फिल्म, बट टी.एस. रंगा वाज द डायरेक्टर। सॉरी। तो वो उस फिल्म के बारे में वो बता रहे थे कि उनकी रोल इतनी ये हो गई थी कि मतलब थी कि बिल्कुल लोग कहते थे कि इनके बगल से कोई लड़की गुजरनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली वो फिल्म ज्यादा डायलॉग था स्मिता पाटिल के साथ में, तो होता क्या, ये हीरोइन जो होती है उसका शॉट नहीं लिया जाता है जी, फिर काउंटर शॉट आपका लिया जाता है जी, तो बोल नहीं देती है हाँ, फ्रेम में जी। मैंने स्मिता को कहा, स्मिता जी एक काम कीजिए, मेरे डायलॉग जो है ऐसे कि आप सामने हो तो बोलने में मजा आने वाला है मुझे, तो प्लीज वहां रहिए। अच्छा, मोस्ट वेलकम। वो खड़ी रही वहां, वो थी बेचारी खड़ी हुआ। हाँ, वो भी बड़ी कलाकार थी, तो उन्हें मालूम था कि भाव तभी आएगा। बहुत बड़ी कलाकार। स्मिता जी की बात चल रही है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्मिता जी बहुत ही प्यारी लड़की थी जी। उनके साथ मैंने शायद ये एक ही फिल्म की, आक्रोश। हाँ, आक्रोश भी, और आक्रोश में स्मिता जी अपने घर के पास भी रहती थी ना, जिस 2-3 बहुत डेथ के टाइम वहीं रहने आ गई थी, खार में। अच्छी थी स्मिता, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, ये सब दोस्त हो गए थे जी, और बहुत अच्छे लगते थे। तो आक्रोश की बात करेंगे, आक्रोश फिल्म के अपने रोल के बारे में। मेरे लिए पहली मेजर फिल्म थी जी। रामनगरी वॉज नॉट मेजर फिल्म, एक सीन था जी। उस एक सीन में भी मैंने दुबे जी की ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन डायरेक्टर ने करने नहीं दिया। अच्छा। दुबे जी कहते थे एक ही डायलॉग रोज की रोज बोलना है, हाँ, तो आप पैसा तो कमाते नहीं हो कि भाई नाइट मिली आपको, शो खत्म हुआ कि अपन तो फ्री में कर रहे हैं जी, तो उसी डायलॉग को दूसरे दिन बोलते वक्त अलग ढंग से बोल सकते हैं तो बोलो ना जी, तो आप ही को वैरायटी का आनंद मिलेगा। अच्छा। तो इसमें डायलॉग था रामनगरी में, भगवान छप्पड़ फाड़ के दे रहा है और तू कहता है हाय हाय छप्पड़ फट गई। डायरेक्टर ने ओके कर दिया। मैंने कहा साहब एक बार और, नहीं बहुत अच्छा हुआ है, मैं जस्ट सुलवा ने हो गया। मैंने कहा अभी डायरेक्टर छप्पड़ फाड़ के दे रहा है और तू कह रहा है हाय हाय छप्पड़ फट गई। पहली बार मैंने छप्पड़ फट गई नीचे दिखाया था, अगली बार अगले होता है, तो ये जो वैरायटी करने मिली, थैंक्स टू दुबे जी। समझ गया। दूसरे वाले में आपने उसको अप करके बोला, हाई पिच में बोला, हाई पिच में, और आसमान खुल गए के वक्त आसमान को देखा तो पूरा भाव आ गया। हाँ, छप्पड़ पड़ गई, ये किया पहली बार। अब भगवान छप्पड़ फाड़ के दे रहा है और तू कहता है छप्पड़ पड़ गई, और दूसरे पहले इसमें अब भगवान छप्पड़ फाड़ गई तो आया छप्पड़ पड़ गई। ये दो में जो वेरिएशन है वो जो मिला जी, ये दुबे जी की देन है। क्या बात है। सामने हम काबू में कैसे रहे, जाऊं
तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है। ये क्या हुआ ऐसे हमें सताने लगे। तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे। हमको तो आती शर्म है। तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है। तुम्हें ऐसी जिद करने लगे। जोने तुमने क्या क्या सोचा आगे आगे हम तो अब डरने लगे। अरे सोचा है ये कि रात और दिन तुझे प्यार करेंगे हम। डरते हो क्यों हो जाने मन मेरे प्यार से। ये क्या हुआ क्यों ऐसे हमें सताने लगे। तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे। जाओ हमको तो आती शर्म है। तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है। ये क्या हुआ क्यों ऐसे हमें सताने लगे। तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे। काली जुल्फें गोरी गोरी बाहें मुझको तड़पाने लगी। होठ भीगे भीगे नशीली ये आंखें प्यास को जगाने लगी। ऐसी बातों को रोको न राहों को। मेरी बाहों को जाने दो ना। ये क्या हुआ क्यों ऐसे हमें सताने लगे। तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे। जाओ हमको तो आती शर्म है। तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है। ये क्या हुआ क्यों ऐसे हमें सताने लगे। तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे। जाओ हमको तो आती शर्म है। तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है।
ये बहुत बड़ी बात है कि पहले के लोग किस तरीके से जो जिससे मिलता था उसको बाद तक कहते थे। ये कितने वर्ष गुजर गए, आज भी आप याद कर रहे हैं और दुबे जी की सेवा मैंने ये कहने की चीज नहीं है जी, और टीवी रेडियो पे तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन जो प्रतिभा और प्रतिभा में दिखाया था पलुस्कर वगैरह संगीत वाले, जैसे अपने गुरु की सेवा करते थे जी, उस तरह से मैंने दुबे जी की सेवा उनका घर साफ करके किए। घर पे न होते हुए झाड़ू बाल्टी सब ले जाके उनके घर में जाना, तो लोग आते रहते थे, दर्जनों जाते रहते थे, कोई कुछ नहीं आवारा पड़ाता था घर बजा के, हर चीज को करीब रख के ढंग से, एक अच्छे शिष्य की तरह। तो दुबे जी ने कहा भैया पता चला कि आप ये करते हुए एक और तुम जो एक लिफाफे के ऊपर लिफाफा, इनलैंड के ऊपर इनलैंड, पोस्ट कार्ड के ऊपर पोस्ट कार्ड मेरे रख देते थे ना, ऐसा मत करो क्योंकि मुझे पता है मेरा कौन सा पोस्ट कार्ड कौन से लिफाफों में फंसा हुआ है। अच्छा। तुम वो मत क्या करो, सिस्टम से मत रखो, ढूंढने में तकलीफ होती है। तो पुराने लोगों की ये भी थी कि जो चीज जहाँ रखी है वैसे ही रहने दो, ठीक मत करो, इधर उधर नहीं करो। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा पोस्ट कार्ड किस लिफाफे में फंसा हुआ है। तो ये आप अपने गुरु की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से उनका पूरा नाम बता दें तो अच्छा रहेगा। दुबे जी का सत्यदेव दुबे। क्या बात है। फ्रॉम बॉर्न इन बिलासपुर। अच्छा। पद्म भूषण मिला उन्हें मरने के पहले, आखिरी 3 महीने बहुत कष्ट में गए उनके। जी जी। चलिए, हम बात कर रहे थे कि आक्रोश से आपको बहुत प्रसिद्धि मिली, तो उस फिल्म की जो शूटिंग के समय का कुछ वाकया आपको याद हो, जब आपको उस समय किया आपने, तो बड़े बड़े लोग थे, हालांकि आप भी अपने आप में बहुत बड़े ही हैं, फिर भी एक जो फिल्म थी बहुत अलग से हटके थी। नहीं, वो बिल्कुल नया था, तो तब मेरा सारा ध्यान सीखने में लगा हुआ था। अच्छा। कि बाकी लोग किस तरह करते हैं, मैंने कैसे करना चाहिए, सारा कॉन्सेंट्रेशन इस पे लगा हुआ था कि अपना काम इनसे कम ना हो। अच्छा। अब उनके साथ काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो बढ़िया होना चाहिए। बस जो फेथ गोविंद जी ने बताया है जी, उसको नीचे नहीं गिरने दिया जाए। हाँ, उन्होंने एक विश्वास किया। तो वो सेल्फ इंटरेस्ट में बड़े सेल्फिश कहिए आप चाहे तो, वो काम किया था दिल लगा के। देखिए, ये जो स्वार्थ होता है, जिसको आप कह रहे हैं कि हम स्वार्थी कह सकते हैं, लेकिन काम के प्रति अगर आपका बहुत लगाव है और लगन है, तो ये ऐसा स्वार्थ बहुत अच्छा है, सब में होना चाहिए। अच्छा है ना? अपने लिए अच्छा है, फिल्म के लिए अच्छा है, फिल्म के लिए अच्छा है, के लिए अच्छा है। जी बिल्कुल सही बात है। गाता रहे मेरा दिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना वो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
मेरे हमराही, मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना हो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। यहाँ जब आपको पॉपुलैरिटी मिल गई, आप एक जाना पहचाना नाम हो गए, तो क्या परिवर्तन आया जिंदगी में आपको? अरे पूछो मत। जहाँ जाओ वहाँ तारीफ ही होती थी जी। तो उन्होंने ये भूल ही गए कि ये अच्युत पदार है, ये इंडियन ऑयल में काम करता है, ये कैप्टन था, ये प्रोफेसर था, बस एक्टर और पुराने सिनेमा का वो सीन, बस वही बस। तो ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद तो इसमें जी मन में मजा भी आता था। हाँ। और थोड़ा एम्बेरस भी लगता था, यानी कुछ समझ बता नहीं लगता था एग्जैक्टली क्या लगता था। बड़ी मिक्स फीलिंग होती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक अपनी प्रशंसा सुनने में परेशानी होने लगती है, जिसको कहते हैं ना थोड़ा अड़गुड़ लगने लगता है कि अब कहाँ जाएं, कैसे, बस हो गया, बस करो भाई, ऐसा लगता है ना कभी कभी। क्योंकि आपका जो सहज सरल व्यक्तित्व है कुछ ऐसा ही है, क्योंकि प्रशंसा या ग्लैमर बहुत देर तक कैरी करना भी सबके बस की बात नहीं होती है, मुश्किल है ना। अनुराधा जी, आप क्या कहना चाहेंगे पापा के इस व्यक्तित्व के बारे में? इन्होंने ये सारा जो एक्टिंग का ये है, इनकी ये पैशन है, तो उन्होंने कभी इसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। एक इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ, जब ये बता रहे थे तो मुझे स्ट्राइक हुई कि कभी भी अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई फिल्म नहीं आई या ऐसा कोई सीरियल नहीं आया अनफॉर्चुनेटली जिसपे पापा के फेस पे उनका नाम लिख के आया। सो क्या हुआ कि सारे भारत में लोग उनका चेहरा पहचानते थे उनको देख के, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद इवन अभी तक उनका नाम और उनका फेस का कनेक्ट नहीं था, जो अभी लास्ट फ्यू इयर्स में हो गया है 3 इडियट्स के बाद। तो हमें कभी कभी देखते थे कि अरे पापा को इतना प्रशंसा हो रही है, और फिर लोग आके पूछते थे सर आपका नाम, तो कभी ऐसा लगता था कि थोड़ी पापा ने पब्लिसिटी करनी चाहिए थी खुद की। हम तो तब बहुत छोटे थे, लेकिन थोड़ा सा अगर नाम तभी और पता होता। 130 फिल्मों में शायद एक ही फिल्म है जिसमें टाइटल में अकेले का नाम आता था, अर्ध सत्य। अर्ध सत्य में गोविंद जी ने मुझे बुला के बताया था, देख तेरा नाम। अच्छा। बाकी सब में मेरा नाम 2-2, 3-3 की जो ग्रुप आते हैं ना, उनमें ग्रुप में आता है। और इन्होंने काफी बड़े हिंदी टीवी सीरियल्स भी करे, जैसे भारत एक खोज, महानगर, और बहुत सारे के, बहुत वागले की दुनिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना आजकल अपन देखते हैं कि फेस आता है उसके ऊपर नाम, लेकिन इनके साथ वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। देखिए लोग पहचानते थे लेकिन नाम नहीं पता था। हाँ, लेकिन पहले क्या होता था कि सच में नहीं आते थे नाम, इवन निर्देशक को लोग नहीं जानते थे। अब धीरे धीरे सब लोग जानने लगे सोशल मीडिया के बाद से। दूसरा एक बात और है कि ये कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होते हैं, जो चरित्र अभिनेता होते हैं, सच बात है कि इतना जीवंत ये लोग कर देते हैं कि हमें इनका वो जो चरित्र निभाते हैं सिर्फ वही नाम बार बार याद आता है। जी। तो ये कहीं ना कहीं प्रशंसा की भी बात है, तकलीफ की बात जो तो कह रही है ठीक है, लेकिन ये प्रशंसा की बात है कि आपको वो किरदार इतना जी देते हैं कि बस वही याद रहता है। तो हम लोग को भी तलाश करना पड़ता है कि अच्छा हाँ ये अच्युत पोद्दार जी हैं, फिर हम याद करते हैं नहीं ये तो सीआईडी में भी देखा था, इसमें भी देखा था, अग्नि साक्षी में भी देखा था हमने, तो बहुत सारी और भी फिल्मों में देखा गया था।
तो फिर एक बार अग्निसाक्षी से याद आया, जी जी अग्निसाक्षी के डायरेक्टर ने जब मेरा चुनाव किया तो मेरी थोड़ी तोंद निकली हुई थी। अच्छा। अभी भी निकली हुई है। तो मैंने डायरेक्टर से पूछा जी कि डायरेक्टर साहब कितनी देर है शूटिंग शुरू होने में? अगले महीने कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं जरा पेट कम कर लूं, पुलिस ऑफिसर का रोल है। अच्छा। कि नहीं, यहाँ के पुलिस ऑफिसर का पेट बड़ा ही होता है। अच्छा। अच्छा। तो मेरी बीवी कहती है आपको डायरेक्टर के भी ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि पेट रहने दो। तो हमेशा कहती थी आपको डॉक्टर और डायरेक्टर ऐसे मिले विच सूट्स यू मोस्ट। ट्रू। क्या बात है। तो भाई चलिए, अच्छा है, कहीं ना कहीं आपके फेवर की बात हो गई। तो फिर आपको निश्चिंती हो गई, नहीं तो आपको एक महीने में डाइट वाइट करना पड़ता कुछ करना। अच्छा। वाह। अग्निसाक्षी की बात चल रही है तो इसका एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कई अच्छे गाने हैं इसमें।
यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुनी जाने माने अभिनेता अच्युत पोद्दार और इनकी सुपुत्री अनुराधा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते इसी दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।